हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आप सबकी अभी एग्जामिनेशन चल रही है और सब जो एग्ज़ाम हो रही है वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में हो रही है। तो उसी पर्पज़ से जैसे कि आप सबको पता होगा कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आरटीएमएनयू भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम हो रही है वो भी एमसीक्यू मोड में हो रही है। ये वीडियो है स्पेशली फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 11th वाले हो गए, 12th वाले हो गए, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो भी बहुत यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले स्पेशल रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, और अपनी जितनी भी फ्रेंड्स है आपके इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैप्टर से आपको 20 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 10 मार्क होता है, 2 मार्क होता है। तो इस वाले चैप्टर से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग करीबन मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से ही इसी वीडियो से आपको मिल सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और इस एमसीक्यू के जो वीडियो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट हर कोई उठा सके। बोला जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर करोगे तो आप किसी की केयर करोगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम सीधा सीधा इस वीडियो को हम चालू करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यू। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, बोलता है विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो वैल्यूएशन के क्राइटेरिया को क्या करता है, फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। तो जो हमारा पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, गोइंग कंसर्न और रियलाइजेशन और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। क्योंकि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेके ही क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन करते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर मैं इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बोलता है, ये ट्रेडर हैज मेड सेल ऑफ 75,500 आउट ऑफ विच कैश सेल अमाउंटेड ₹25,500। मतलब एक सेलर है, बोलता है, जिसने 75,500 का सेल किया, जिसमें से कैश सेल कितने का था, बोलता है ये 25,500 का। मतलब जो क्रेडिट सेल होगा वो कितने का होगा, 50,000 का होगा। हमने क्या किए, ये टोटल सेल था, इन टोटल सेल में से हमने 25,500 को क्या कर दिया, हमने घटा दिए, तो हमारे पास कितना बचा, 50,000, तो वो क्रेडिट होगा। बोलता है ही शो द ट्रेड रिसीवेबल, और उसने ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो हमारे क्या होते हैं बिल्स रिसीवेबल, उनको 31 मार्च 2014 को 25,500 रुपये दिखाया। विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय हिम। तो बोलता है उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया। देखिए, जब भी उधार की बात आती है, जैसे कि मेनली 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट में हमारे पास आएगा, एक आता है कैश कॉन्सेप्ट, मतलब जब पैसा मिलता है तब मैं एंट्री करूँ तो ये क्या कहलाएगा, मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर मुझे पैसा मिला भी ना हो और मैं एंट्री कर दूँ तो कहलाता है मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सिंपल बात है, पैसा मिला कैश कॉन्सेप्ट, और या इसे जिसे हम बोलते हैं कैश बेसिस भी बोलते हैं। और अगर पैसा मिला भी नहीं, उधार पे है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो ये फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अकाउंटिंग एस्टिमेशन आर नीडेड। तो इनमें से किस में अकाउंटिंग एस्टिमेशन को फॉलो किया जाता है, मतलब हम वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं। तो ये पूरे के पूरे केस है जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट हो, कोई लॉसेस हो, या इन्वेंट्री का कैलकुलेशन हो, या इन्वेंट्री पे जो लॉसेस होता है उनके कैलकुलेशन में हम क्या फॉलो करते हैं, एस्टिमेशन, मतलब अनुमान लगाते हैं। क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, मैंने एक एम्प्लॉयज़ को कितना बेनिफिट दिया ये मैं वैल्यू में थोड़ी ना बता सकता हूँ। मैं तो एस्टिमेटेड बोलूँगा, इतना 1 लाख का बेनिफिट दिया होगा, 2 लाख का। फिर या फिर कोई लॉस हुआ तो कभी कभी क्या होता है, लॉस को हम एक्चुअल कितना लॉस हुआ हम ही कैलकुलेट नहीं कर पाते। वैसे इन्वेंट्री का लॉस कि एक्चुअली लॉस कितना हुआ, मेरे पास गोडाउन में 10,000 का सामान पड़ा हुआ था, बट उस 10,000 से मैं ज़्यादा में बेचने वाला था, तो एक्चुअली उस वैल्यू तो निकालूंगा इन्वेंट्री की मैं, बट एग्जैक्ट कितना लॉस हुआ हम ही कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या लगा लेते वहाँ पे, एस्टिमेटेड लगा लेते अकाउंटिंग।
उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, बोलता है दिवाली एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉइज इज, अगर मैं एडवांस देता हूँ किसको, एम्प्लॉइज को, भी दिवाली में, तो इनमें से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या लास्ट में बोलता है नॉट एन एक्सपेंडिचर। देखो दोस्तों, किसी को एडवांस देना हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि ये हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नॉट एन एक्सपेंडिचर, ये कोई खर्चा नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली है, तो हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ए फर्म हैज़ रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,47,000 for the year ended 31st March 2014 after taking into consider the following items। एक कोई फॉर्म है, कोई बिजनेस है जिसका प्रॉफिट कितने का है, 1,47,000 रुपये का है, बोला है 31 मार्च 2014 को, बट उन्होंने कुछ फॉलोइंग आइटम्स, इन 4 आइटम्स को उन्होंने लिया है, बोलता है। ठीक है, वो क्या क्या है आइटम्स, वो भी देख लेते हैं। बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ एन असेट्स 23,000 हैज़ बीन टेकन एज अ एक्सपेंसेस। इन्होंने एक असेट्स थी 23,000 की, उसको खर्चा मान लिया है, पहली बात बोली इन्होंने। दूसरी बात बोलते हैं द फर्म एंटिसिपेट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर। जब इन्होंने ओल्ड फर्नीचर को बेचा तब इन्होंने 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा इन्होंने माने हैं, ऐसा बोलना है इनकम। ठीक है, देख लेते हैं। और बोलते हैं सैलरी ऑफ 7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। जो 7,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, इनको भी इन्होंने लिखे नहीं है, बोल रहा है। और लास्ट है हमारे पास एन असेट्स ऑफ 85,000 वॉज परचेज फॉर ₹75,000। 85,000 की असेट्स इन्होंने खरीदी है 75,000 रुपये में, और लिखा है वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट 85,000, और उसको बुक में कितने में लिखा गया है, बोलता है 85,000 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बोलता है व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी रिपोर्टेड इन द बुक्स। तो हमें बोल रहा है कि करेक्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए थी बुक में रिकॉर्ड करने की। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको सॉल्व करके। यहाँ पे 1,47,000 का क्या था हमारा, पहले प्रॉफिट है। आप देखिए, पहले बोलता है, ये जो पहला पॉइंट था हमारा, द कॉस्ट ऑफ एन असेट्स 23,000 हैज़ टेकन एज एक्सपेंसेस। ये गलत किया इसने, इसे एक्सपेंसेस माना, ये एक्सपेंसेस नहीं थे, मतलब हमने पहले माइनस किए होंगे। तो अभी क्या कर दो, थोड़ा रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, इसको क्या कर देना चाहिए, आपको प्लस कर देना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,70,000। क्या आ जाएगा, 1,70,000। ये आ गया 1,70,000। ये प्रॉफिट इन्होंने सेल फर्नीचर को बेचे ओल्ड वाले, और तो इन्होंने प्रॉफिट अनुमान लगा ली, एस्टिमेटेशन कर ली, एंटिसिपेट कर लिए। तो ये भी गलत बात की इन्होंने, ये नहीं करना चाहिए था, प्रॉफिट नहीं कंसीडर करना चाहिए था, इसलिए इन 12,000 को भी क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। वैसे वो 7,000 की जो सैलरी थी आउटस्टैंडिंग, इनको नहीं लिए, तो ये प्रॉफिट आपका बढ़ गया, इसे हमें माइनस करना चाहिए था प्रॉफिट में से, तो इन्होंने नहीं किए, तो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 7,000 और घटा दूंगा, मतलब मैं बोलूँ कि 1,70,000 में से मुझे कितना घटाना है, पहले 12,000 फिर 7,000, मतलब मैं बोलूँगा 19,000 घटाना है। तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर निकल आएगा 1,51,000। कितना निकल आया, 1,51,000। ठीक है, देखिए 1,51,000 आपने आंसर देख चुके हैं। अब एक और पॉइंट हमारे पास बचता है, ये असेट्स का पॉइंट है। इस असेट्स को खरीदने का है, यहाँ पे किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होगी, क्योंकि 85,000 के असेट्स को खरीदा मैंने और 85,000 पे ही मैंने शो कर दिया, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट नहीं होगा। इसलिए हम इस वाले पॉइंट को हम इस वाले इसमें कैरी डाउन नहीं करेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹1,51,000, मतलब 1,51,000। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ था क्वेश्चन में। सॉरी, क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1,47,000 हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किए थे, जहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो 23,000 के खर्चे थे उनको मैंने ले लिया था, पर ये कोई खर्चा नहीं था, ये असेट्स के थे। तो इस 23,000 को मैंने पहले जोड़ दिया था, पहले घटा दिया था एज अ खर्चा प्रॉफिट में से, बट अभी ये असेट्स का खर्चा था, इसलिए मैंने प्लस कर दिया 30,000, और ये 12,000 और 7,000 को क्या कर दिया, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। और जो पॉइंट नंबर 4 था, जो मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट नंबर 4, इसको हम इस वाले स्टेटमेंट के साथ लेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है।
तो ये था हमारा आंसर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा अप टू द ट्रायल बैलेंस। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस तक जो होता है उसे बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। थोड़ी बात समझ लेते हैं फिर से हम यहाँ पे। अगर हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन से हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, जनरल एंट्रीज से क्या बनाते हैं हम? लेज़र बनाते हैं, लेज़र से क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट के बाद हम और इसमें थोड़े एडजस्टमेंट वगैरह के बाद हम एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस बोलते हैं, ये आगे की बात है। तो ये जो जितना होता है ट्रांजेक्शन से लेके ट्रायल बैलेंस तक का, ये जितना सफ़र होता है इसे बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं इसको? बुक कीपिंग। ठीक है। और ये जो बाद में हमने फाइनल अकाउंटिंग बनाए इसको बोला जाता है अकाउंटिंग। इसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। और उसके बाद जो ये बाद वाला एनालिसिस वाली बात होती है, अकाउंटिंग के बाद वाली बात, इसे बोला जाता है अकाउंटेंसी। क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी। तो आई होप सो, तो थोड़ा सा ये बताने का पर्पस ये था कि मैं आपको थोड़ी बात और बता दूं कि जो सबसे बड़ा होता है, जस्ट लाइक कि मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दे रहा हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, कि ये जो सबसे ब्रॉड एरिया होता है ये होता है हमारी अकाउंटेंसी। ये क्या है? हमारी अकाउंटेंसी। इसके अंदर एक एरिया होता है जिसे बोलेंगे हम अकाउंटिंग, और इसके अंदर भी एक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा बुक कीपिंग। ठीक है। तो पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद जो बड़ा एरिया होता है वो क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटेंसी। आई थिंक आप इन सब चीज़ों को रिलेट करोगे और आपको आगे जो भी MCQ बनेंगे उसमें आपको थोड़ी बहुत और हेल्प हो जाएंगे। ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास आया है। बोलता है कि रोहित कैरीड ऑन रियल स्टेट बिजनेस। रोहित क्या है? एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है जो रियल स्टेट का काम करता है। सोल्ड ए पीस ऑफ लैंड फॉर ₹4 लाख, और एक्चुअली 4 लाख नहीं है, 4 करोड़ है। तो उसने क्या किया? बेच दिया, 4 करोड़ में बेच दिया। जिसकी प्राइस कितनी थी? एक्चुअली उसकी कॉस्ट थी 3 करोड़ 50 लाख, मतलब 3 करोड़ 50 लाख का था। तो बोलता है दैन टाइप ऑफ रिसिप्ट इज नेचर एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज। बोलता है कि जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि इसने 4 करोड़ की चीज़ को 3.5 करोड़ में बेचा, इट मीन्स मुझे 50 लाख का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया रोहित को। तो ये प्रॉफिट को कहाँ लिख के बोलता है? ये प्रॉफिट किस नेचर का है? तो ये जो प्रॉफिट है वो है हमारा रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। और उसे कहाँ लिखना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है एन इनकम मेजरमेंट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गोज टुगेदर। जब हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं और रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि रिकॉर्ड करने से। किसको लिखते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज की जब वैल्यू करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तब हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके करते हैं या फिर किन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं? तो हम पीरियडिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते, अक्रूअल कॉन्सेप्ट को लेके चलते और मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेके चलते। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बाकी ऑप्शन को एक बार रीड कर लेना, आप रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि 50 क्वेश्चन है और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और डिटेल आपको इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। बोलता है नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन मीन्स। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या होता है? तो एक्सप्लेन ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा। जब हम मीनिंग और सिग्निफिकेंस बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या फाइनेंशियल डाटा का, तो उसी क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, ये बात समझ लीजिए। जो हम नॉर्मली बीकॉम लेवल पे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, हाँ वही है बात, बट थोड़ी और बात होती है। आगे भी चलते हैं, थोड़ी सी बात आपको नॉलेज पर्पस बता दूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट लेते हैं, और एक नोट्स भी होते हैं वो भी लेते हैं। बट आप 3 चीज़ें खासकर याद रखना, अगर आपको कोई पूछ ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लेते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है ये। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग और सिग्निफिकेशन समझना, किसका? फाइनेंशियल डाटा का, उसे क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000
2,50,000 में क्या किए इन्होंने, गुड्स खरीदे हैं। एक्चुअली सम एरर, यहाँ पे 25 लाख में गुड्स खरीदे हैं, थोड़ा ज़ीरो में गड़बड़ हो सकता है इसलिए मैं देख लिया, ये 25 लाख था। ऑफ न्यूज़ 70% ऑफ गुड्स वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और इसका कितना परसेंट बेच दिए इन्होंने, 75%, 70% बेच दिए, 70%। एट द एंड ऑफ द 31 दिसंबर 2009 द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स वेयर ₹5 लाख, और जो जितनी गुड्स बची थी, कितनी गुड्स बची थी, तो इसका बचा था 30% बचा था, तो इसका 30% निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 7,50,000, मतलब 7.5 लाख रुपये आ जाएगा। और जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी उनकी, 5 लाख थी। बट द ट्रेडर रिकॉर्डेड हीज बुक्स ₹7,50,000, जैसे मैंने बोला कि 70 बेचा, 30 बचा है, और वो रिकॉर्ड कितना रखा है ट्रेडर ने, 7,50,000 का रखा है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज, किस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। ठीक है, ये आपको पूछा है। पहली बात आपको पता है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम 2 वैल्यू लिखते हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं हम इसे। तो इनमें से जो कम होता है, विचर इज लेस, वो लेते हैं हम। ये आप सबको पता है, बट क्यों लेते हैं ये नहीं पता। तो एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, या प्रिंसिपल बोल लीजिए या अजम्पशन बोल लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट बोलो या फिर अजम्पशन बोलो, नॉर्मली सेम ही होते हैं, सेम इन द नेचर। तो ये बोलता है कि लॉस को लिख लेना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा कम वाली वैल्यू पे लेते हैं, और एक कम वाली लेने का बोला गया तो AS2 में बोला गया है, मतलब AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में बोला गया है कि जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस इनमें छोटा होगा उसमें लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू है इस सामान की 5 लाख, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 7,50,000। इनमें से कम वाला कौन सा है, हमारा 5 लाख है। तो हमें लेना कितना चाहिए, 5 लाख लेना चाहिए। पर क्यों लेना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, यहाँ AS नहीं पूछा है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेना है। तो ये बोलता है कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेके हम ये चलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, नाम होता है उसका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि लॉस को लिख लो, प्रॉफिट को, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मत लिखो, बल्कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को लिखो, उसी को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिज्म। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंजर्वेटिज्म। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से गलत कौन सा है। तो इसके लिए हमें सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट, जितनी भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सब के सब कहा जाते हैं बैलेंस शीट में जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता करें, तो आप थोड़ी बहुत याद रखना। रियल में क्या आता है, कैश बैंक, कैश और बैंक कहा जाती है, असेट्स में जाती है। पर्सनल में क्या आता है, 2 बात याद रखना, डेटर और क्रेडिटर। क्या आते हैं, डेटर और क्रेडिटर, क्योंकि इंसान होते हैं ऐसा हम कंसिडर करते हैं, या बैंक वगैरह। तो ये पर्सनल, ये भी कहा जाते हैं बैलेंस शीट में जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट कहा जाते हैं बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये बात तो सही है। नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर टू PL अकाउंट, आपको पता है जितने भी नॉमिनल अकाउंट, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाते हैं। बोलता है ईच अकाउंट इज ओपन सेपरेटली इन द लेजर, जब हम लेज़र बनाते हैं तो सब अकाउंट को क्या बनाते हैं, हम सेपरेटली बनाते हैं। ये भी सही है हमारा। तो अगर ये तीनों सही है तो गलत क्या होना चाहिए, एज ओबियस हमारा लास्ट वाला गलत होना चाहिए। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बोलते हैं क्या है, रेंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ना जी ना, रेंट पर्सनल अकाउंट नहीं है। रेंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग जो रेंट अकाउंट हो वो पर्सनल अकाउंट है। और एक बात याद रखिएगा आप, जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और अक्रूवल इनकम, ये जो भी होते हैं ये सब क्या आ जाती है, हमारी पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, अगर ये सही करना हो आपको तो बोलता रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए था और आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अगर ये होता तो ये सही होता, बट इन्होंने गलत लिखा है। रेंट हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है बल्कि नॉमिनल है, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई हो। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इज अ रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रूट कॉज क्या है, मतलब एकदम मूलभूत रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो ये जो लिखा है आपके पास ऑप्शन में
तो हम कुछ ऑप्शन की बात करते हैं। पहले तो सोशल अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग का टाइप है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस ऑल्सो अकाउंटिंग टाइप है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये भी क्या है, अकाउंटिंग का टाइप है। सर आप ये अभी तक तो आप हमें मेन आंसर बता रहे थे, आपने ऑप्शन क्यों बताया? बेटा देखो यहाँ बोला है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉस्ट क्या है, ठीक है, रूट कॉस्ट क्या है। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता था कि यह अकाउंटिंग का टाइप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक टाइप की बात करें, अगर आपको इसका आंसर पता ही नहीं था तो आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को। मतलब सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो ये अलग अकाउंटिंग है, तो हमारे पास एक ही अकाउंटिंग बचती है, क्या है, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो ये क्या है, कोई अकाउंटिंग की ब्रांच थोड़ी ना है। तो हमारा सही आंसर क्या होता, ए ऑप्शन हो जाता। अगर आपको जिसने पढ़ी भी नहीं होती तो आप इसको सही आंसर टिक कर पाते, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉस्ट पूछा और ये बाकी सब सेपरेट अकाउंटिंग है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट पढ़ते हम आगे। हमारे पास बोलता है इफ नथिंग इज गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द थ्री अकाउंटिंग अजम्पशंस। थ्री अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, वो क्या होते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हो डिटेयली, आप उसे वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। देन इट शुड बी ट्रीटेड एज, अगर कुछ भी दिया नहीं है, कुछ जानकारी नहीं दी गई है, तब हमें क्या करना चाहिए, जो तीन अजम्पशन होते हैं उनको हमें क्या कर लेना चाहिए, तो हमें इट अज्यूम टू बी फॉलोड, हमें मान लेंगे कि वो फॉलो हो चुकी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीड एज अ क्रेडिटर। जो प्रोप्राइटर होता है मतलब सोल ट्रेडर का ऑनर, उसे क्या मान लेते हैं हम, बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं। और फॉर एज द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम ड्यू टू कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से, मैं आपको हर किसी को बताता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार बताता हूँ, या मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ आपको, कि जो बिजनेस होता है और बिजनेस का मालिक होता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस अलग और बिजनेस का मालिक अलग। तो जैसे कि इसको थोड़ा समझिए हम, तो ये मान लीजिए बिजनेस है और है ये बिजनेस का मालिक, ये दोनों क्या है, सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट है, लाइन खींच दिया मैंने। अगर ये मालिक इसको पैसे देता है तो ये बिजनेस बोलेंगे ये मेरा क्रेडिटर है, क्या है, मेरा क्रेडिटर है। और इसकी जो कैपिटल ये देगा, ऑनर इसको जो पैसा देता है वो कैपिटल होती है, इसलिए इस कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आगे बनेंगे और भी बनेंगे, इसलिए आप इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है, ये दोनों सेपरेट होते हैं, ये पैसा इसको देता है इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, क्रेडिटर मान लेते हैं, और जो पैसा आया उसे कैपिटल कंसिडर करके क्या मान लेते हैं, अपनी लायबिलिटी मान लेते हैं। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है फिक्स असेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर, जो फिक्स असेट्स होती है वो बिजनेस में क्यों रखी जाती है, कन्वर्टिंग इनटू कैश नहीं, जो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। सर ये से क्यों समझा रहे हो, मेन आंसर बता दो। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है वो समझाना पड़ता है, वीडियो बड़ी जरूर बनेंगी बट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। कन्वर्टिंग इनटू कैश, बेटा फिक्स असेट्स में जल्दी से कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं रखते हम, कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या रखते हैं, करंट असेट्स रखते हैं। जनरेटिंग रेवेन्यू, ये सही आंसर है, फिक्स असेट हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए रखते हैं, फिक्स असेट हम रीसेल के लिए नहीं करते, और नॉन ऑफ द अबाउ ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर सही क्या है, जनरेटिंग रेवेन्यू। बोलता है नेक्स्ट विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफाइज द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। किस जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा, हम बोलता है कि किससे क्रेडिटिंग करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, तो ये हम जो क्रेडिट करते हैं उसका रीज़न होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। बोलता है द अमाउंट टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी इज, जो अमाउंट होती है जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो अगर कोई ऐसा खर्चा जो हमारी अर्निंग को बढ़ाता है तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक और बात समझ लो, जो बिजनेस के ऑपरेशन में काम आता है, मतलब बिजनेस को चलाने में खर्चा होता है, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर मे बी ऑक्योर ड्यू टू, जो हमारा ऑनर होता है, ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर जिसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, उसके कैपिटल में चेंज क्यों आता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं हाँ प्लस कर देते हैं तो चेंज आता है, लॉस आता है तो माइनस करते हैं इसलिए चेंज आता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस नई कैपिटल लगाया हो तो प्लस कर देता हूँ, तो इन सभी रीजनों से उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास आया है कंसिस्टेंसी विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स मीन्स। जो कंसिस्टेंसी होती है उसका मीनिंग क्या होता है, बोलता है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर शैल बी फॉलो यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ ईयर
आफ्टर ईयर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यूशन। ये कंसिस्टेंसी एक कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपने कोई मेथड्स इस बार फॉलो किए हो तो उसे सालों साल फॉलो करो। इट मीन्स आपको शायद बात थोड़ी सी पता हो या ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होती है, एक होती है लीफो और एक होती है फीफो। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, लीफो फीफो इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा वाइज होता है, जस्ट लाइक कि बहुत बड़ा है, समझाने में बहुत टाइम लगेगा, बट आप मानना। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं, कंसिडर कर लो, एक लीफो और फीफो। तो अगर इस साल मैं लीफो से कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टॉक का, मतलब जो हमारा सामान होता है बचा हुआ, उसका लीफो से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे अगले लास्ट साल तक, जब तक मैं अकाउंटिंग करूँगा ईयर एंड आफ्टर ईयर, तो उसे मुझे किस पे फॉलो करना चाहिए, लीफो पे। अगर मैं फीफो को फॉलो कर रहा हूँ तो आपकी चॉइस होती है, आप लीफो फॉलो करो या फीफो फॉलो करो। अगर मैं फीफो को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे हर साल मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, फीफो को फॉलो करना चाहिए। या सिंपल हम बात करते हैं कैश बेसिस और क्रेडिट अक्रूवल बेसिस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था एक क्वेश्चन में। तो अगर मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे ईयर एंड ईयर मतलब सालाना साल हमें किसको फॉलो करना चाहिए, कैश को। अगर मैं अक्रूवल को कर रहा हूँ तो मुझे अक्रूवल को फॉलो करना चाहिए। एक साल कैश अपनाऊंगा, दूसरे साल अक्रूवल अपनाऊंगा, तो ये गलत बात है। तो ये कंसिस्टेंसी यही बोलता है कि जिस मेथड को, जिस प्रोसीजर को आपने फॉलो किए हो तो उसे ही हम सालों साल क्या करो, आप फॉलो करते जाओ। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हम, बोलता है इफ़ वन ऑफ द कार परचेज बाय एक कार डीलर है जिसने कार खरीदा, यूज़ फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, और बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा इंस्टेंट ऑफ रीसेल। और किस लिए खरीदा, उसने सेल करने के लिए खरीदा। देन इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय। देखिए, इसका बिजनेस से कोई लेना देना है क्या, उसने क्या बोला है कि उसने यूज़ फॉर बिजनेस से लेना देना है, यूज़ फॉर द बिजनेस पर्पस से खरीदा है। और इंस्टेंट ऑफ रीसेल भी खरीदा है, मतलब वो बेचना भी चाहता है, इंस्टेंट मतलब वो तैयार भी है बेचने के लिए। तो इस समय हम बोलेंगे मोटर कार आई, इसलिए मोटर कार अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमने परचेस की, इसलिए परचेस अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि परचेस अकाउंट क्रेडिट क्यों सर, बेटा ये रीसेल के लिए किया गया है, इसलिए हमने परचेस अकाउंट को क्या किए, हमने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। ठीक है, थोड़ी बात और कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन को थोड़ा एलिमिनेट करना सीख लो बेटा। ड्राइंग, यहाँ पर्सनल यूज़ की बात तो हुई ही नहीं है, तो ये ड्राइंग क्या हो गया, गलत हो गया, पहला वाला तो कट हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ बात ही नहीं है, ऑफिस का खर्चे की बात ही नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। और मोटर कार ये बोलता है सेल, डी ऑप्शन। तो मोटर कार इसने बेचा थोड़ी ना है, आई है और सेल अकाउंट जाएगा, तो ये वैलिड भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाता, सी, जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बोलता है इफ़ वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसिस। अगर मैंने वेजेस खर्च किया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस के, तो ये अकाउंट क्या होगा, बोलता है क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, वेजेस पेड किया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किस लिए किया मैंने, प्रीमाइसेस के लिए किया, इसलिए प्रीमाइसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ना बेटा, क्रेडिट बोला है, अकाउंट इज क्रेडिट, सबसे पहले क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। नहीं तो हम बोलते हैं एंट्री सही ये होती है, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होती है वेजेस पेड करने की। तो हमें दिख रहा है प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा पहले इसने क्या बोला है, क्रेडिट पूछा है, पहले क्रेडिट बताओ, तो पहला क्रेडिट क्या है, कैश है, फिर डेबिट क्या है, प्रीमाइसेस। अगर आप जल्दी जल्दी में करते बेटा तो ऑप्शन नंबर बी को क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते थे, बट ये गलत हो जाता, इसलिए आप चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स, आपको पता है बेटा, जो कि कोई बिजनेस होता है वहाँ पैसा ही नहीं लगता, लेबर भी लगता है ना। तो हम लेबर की अकाउंटिंग नहीं करते, हम लेबर के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग से अकाउंटिंग करते हैं, जिसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते, कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स को ना दिखाने के पीछे का रीज़न है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि उसी चीज़ को हम शो ऑफ करेंगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, और हम ह्यूमन रिसोर्स की, जो मानव संसाधन होता है, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू पता नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखोगे, आपके फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, बोलता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेट ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर। जो डिस्काउंट निकालूंगा मैं डेटर के ऊपर,
वो कौन से अमाउंट के ऊपर निकालूंगा। तो मैं सब लोगों को आंसर बताने से पहले एक छोटा सा प्रोफार्मा लिखवाना चाहूँगा, आप अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटर की बात कर रहे हैं हम, आपको पता होगा कि बैड डेट्स में से डेटर, सबसे पहले डेटर में लिखेंगे। इसमें से आप सबसे पहले माइनस करना न्यू बैड डेट्स, क्या माइनस करोगे आप, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद आप माइनस क्या करोगे, न्यू आरडीडी, क्या माइनस करोगे, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब आपको पता होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू आरडीडी माइनस करोगे। फिर जो भी वैल्यू बचती है माइनस करने के बाद इसका क्या निकालते हैं हम, डेटर का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बोलता है कि डेटर के ऊपर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बात अभी सिंपल हो गई कि हम आफ्टर रिड्यूसिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डाउटफुल डेट्स होती है उसको माइनस करने के बाद ही हम क्या निकालती है, डिस्काउंट निकालते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल अकाउंट। पहली बात हम थोड़ी बात समझ लेते हैं, रियल अकाउंट के थोड़े से टाइप्स की बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ। हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट होते हैं समझ लीजिए थोड़ा सा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सन में डील करे वो कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जो रियलिटी है, जैसे हम बोलते हैं जो टचेबल है, विजुअल है, जो एक्चुअली सही में रियल में है, वास्तविक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रियल। और नॉमिनल मतलब ऐसे जो हम बोलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में होता है बट उनका एक डमी नाम होता है। डमी नाम मतलब मैं दूंगा लोगों को पैसा पर बोलूँगा सैलरी, मैं लोगों को पैसा दूँ, कमीशन दूंगा, पैसा ही दूंगा पर बोलूँगा कमीशन। मैं एक टीचर को फीस दूंगा बट मैं पैसे ही दे रहा हूँ पर नाम क्या ले रहा हूँ मैं, फीस। तो ऐसे क्या कहलाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में पर्सन आ जाते हैं जैसे राम, श्याम, बैंक वगैरह ये आ जाएंगे, ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं हमारे। रियल में क्या आता है तो कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, कार ये आ जाते हैं। और नॉमिनल में क्या आता है तो सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज ये सब आ जाते हैं। तो ये है हमारे कौन से 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बोलिए कि सर हमें एक बार बता दीजिए ये अकाउंटिंग के रूल क्या होते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट मैं आपके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, बोलता है इनमें से रियल कौन सा नहीं, जो वास्तविक में दिखता नहीं है। अभी मैंने बताया जो दिखता है वो रियल होता है, तो कैश दिखता है रियल है, इन्वेस्टमेंट दिखती है रियल है। आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो के टॉपिक में भी बताया आपको, एक आया था, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस हो, प्रीपेड हो या अक्रूवल इनकम हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट नहीं है। परचेस भी हम रियल के कैटेगरी में लेते हैं, तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट ये जो होगा वो हमारा क्या नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है। हमारा सही आंसर यही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बोलता है वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ शुड बी क्रेडिटेड। हम जो ड्राइंग लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो हम क्रेडिट में, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं परचेस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। सिंपल बात है, जब ड्राइंग की एंट्री की जाती है तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। और अगर बोलता है यहाँ पे परचेस की जगह ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता तो आप टेंशन नहीं लेना, उसे हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है मतलब गलत कौन सा है आपको बताना है। तो बोलता है इंटेंजिबल असेट्स। तो थोड़ा सा इसे समझने के पहले हम कुछ बात को और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, आप भी अपने लिए लिखते जाना। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ को मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक करंट। जो 1 साल से ज़्यादा हो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएंगी, जैसे शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। और जो 1 साल से क्या हो, कम की हो, जैसे वो कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए और बिल्स पेएबल हो गए। उसके बाद हम असेट्स की बात करते हैं। हम असेट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म असेट्स जिसे हम बोलते हैं फिक्स असेट्स, और एक होती है करंट असेट्स। 1 साल से ज़्यादा वाली जो होती है वो हमारी कहलाती है फिक्स असेट्स, और 1 साल से जो कम की होती है वो क्या कहलाती है, हमारी करंट असेट्स। फिक्स असेट्स को हम और भी बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं टेंजिबल और एक बांटते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या, जो दिखती है, आप जिसे छू सकते हो, टच कर सकते हो, और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो टेंजिबल, और जो दिखती नहीं है वो कहलाती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो पहली बात, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है गुडविल इंटेंजिबल। मैंने अभी जो बताया इंटेंजिबल जिसे मैं टच नहीं कर सकता, तो ये बात तो सही है, ये करेक्ट है हमारा। सन्ड्री डेटर्स
करंट एसेट्स में अभी जो बताया जो 1 साल से कम का होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे करंट एसेट, जैसे डेटर्स हो गए, रिसीवेबल हो गया, ये करेक्ट है। लूज टूल्स टेंजिबल होते हैं और फिक्स एसेट्स है, ये भी बात सही है। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट एसेट्स ना जीना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है, ये बात आप समझ गए होंगे। हमारा गलत इनकरेक्ट क्या था, ये डी वाला। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मेसर स्टेशनरी मार्ट, मतलब ये स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेस ऑफ स्टेशनरी टू, इन्होंने क्या बोलता है, इन्होंने स्टेशनरी परचेस डेबिट किया, किससे करेंगे बोलता है। मतलब जस्ट लाइक ये क्वेश्चन ये है कि स्टेशनरी की दुकान वाला है, इन्होंने क्या किए परचेस ऑफ स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी को खरीदे, तो इसने किस चीज़ को डेबिट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर स्टेशनरी को डेबिट करो, ना जी ना बेटा, इसका नाम सुनो, ये काय का बिजनेस करता है, स्टेशनरी का। जब वो कोई स्टेशनरी वाला स्टेशनरी का बिजनेस करे तो वो स्टेशनरी उसके लिए स्टेशनरी नहीं रहती, उसके लिए बन जाती है गुड्स। क्या बन जाती है, गुड्स। थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर कोई कार वाला कार खरीदता है तो उसके लिए कार असेट्स नहीं होंगे, जैसे कि बजाज मान के चलो होंडा की बाइक वाला है, होंडा बाइक बेचता है, ठीक है। तो होंडा वाले अगर बाइक खरीदेंगे ना तो वो बोलेंगे बाइक को असेट ट्रीट नहीं करेंगे, उसको क्या ट्रीट करेंगे, वो गुड्स सामान बोलेंगे। जैसे कि हम बाइक खरीदेंगे या हम कोई कार खरीदते हैं, चलो अभी टेस्ला की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक टेस्ला कंपनी की कार खरीद लूँ, टेस्ला खरीद लूँ, तो अभी वो क्या है मेरे लिए असेट्स है, फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर टेस्ला कंपनी और कार खरीदती है तो बेचने के लिए खरीदती है, तो उसके लिए असेट्स नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या है, वो गुड्स है, इसलिए वो परचेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, परचेस। तो वैसे ही हमारे पास ये मिस्टर एक्स होगा, कोई भी वो स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, तो अगर उन्होंने स्टेशनरी खरीदी तो ये स्टेशनरी नहीं है उनके लिए क्या हो, गुड्स है। और जब भी गुड्स आते हैं तो हम परचेस अकाउंट को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और जब भी हमारे पास से गुड्स जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात ये याद रखना बेटा आप इस क्वेश्चन के साथ कि अगर कोई बिजनेस कार वाला है तो उसके लिए कार फिक्स असेट नहीं होंगी बल्कि गुड्स होंगी। अगर कोई बाइक वाला है तो बाइक उसके लिए असेट्स नहीं होंगी बल्कि उसके लिए क्या होंगी, गुड्स होंगी। वैसे ही हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो मशीनरी वाला है, सॉरी स्टेशनरी वाला है, उसके लिए वो स्टेशनरी गुड्स होंगे, स्टेशनरी नहीं होंगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया। और जब भी सामान आता है, गुड्स आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब सामान बेचते हैं तो सेल अकाउंट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 28 नंबर का, बोलते हैं स्मॉल आइटम्स लाइक पेंसिल, पेन, फाइल्स आर रिटर्न ऑफ विद इन अ ईयर ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। हाँ, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, पेन, पेंसिल, फाइल्स, इनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो होता है ये बोलता है कि ये जो छोटी चीज़ें होती है, छोटी स्मॉल आइटम्स होते हैं, इनको क्या कर लेना चाहिए, ईयर एंड ईयर रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए। ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, होता है बिजनेस इंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर अकॉर्डिंग। मैंने आपको थोड़ी ही पहले बताया कि बिजनेस अलग होता है उसके ओनर से। वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, तो सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये हमारा आंसर हो गया। द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट को नहीं लेको बोलता है, एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस राइज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जो बोलता है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, बल्कि लॉस को करना चाहिए। वो क्या होता है, हमारा कंजर्वेटिज्म होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया हमारे पास। बोलता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए फिर से बात होगी, जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आता है वो प्रोप्राइटर को बिजनेस देता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। बोलता है नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर क्या करता है, बेस करता है, ओरिजिनल कॉस्ट की बात करता है। अगर यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह अगर ओरिजिनल कॉस्ट भी होता तो आप उसको ठीक कर सकते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। बोलता है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जो मार्केट प्राइस है ये लेस देन है किसके, कॉस्ट प्राइस की। मतलब मार्केट प्राइस लो है, कॉस्ट ज़्यादा है, इन्वेंट्री विल बी शो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था AS2 के हिसाब से कि अगर जो छोटा होता है विच योर इज लोअर, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो छोटा होता है उसी को लेते हैं हम। तो यहाँ मार्केट वैल्यू कम है इसलिए हम किसको लेंगे, मार्केट वैल्यू को लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्लाइंड दैन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉन्सेप्ट प्ले ए की रोल इज। की बोलता है कि मार्केट प्राइस क्या है, इज डिक्लाइन देन द
कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा मगअप कर लेना आप, याद कर लेना आप, या फिर इसको समझने के लिए आपको वीडियो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत डीप में बताया हूँ मैंने एक वीडियो में, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्योंकि अभी इसको मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। बोलता है फिक्स असेट्स आर डबल द करंट असेट्स, हाफ ऑफ द कैपिटल। जो फिक्स असेट्स है वो डबल है किसके, करंट असेट्स के, और हाफ ऑफ द क्या है, कैपिटल है। तो बोलता है करंट असेट्स है 3 लाख की, कितने की है बोलता है ये 3 लाख की है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, और इन्वेस्टमेंट कितने की है 4 लाख की है। द करंट लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट विल बी, कितना होगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बढ़ते हम इसे बनाते हैं। तो थोड़ा हम एक मिनट थोड़ा सा, चलिए पहली लाइन आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा डिस्प्ले का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ पहले ही। इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, एक लाइन में आपको समझा दूँ। बोलता है फिक्स असेट्स आर डबल ऑफ करंट असेट। जो फिक्स असेट्स है वो क्या है, करंट असेट्स के डबल है, एंड हाफ ऑफ द कैपिटल, और कैपिटल की क्या है, आधा है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ले लेते, अपन यहाँ से पेन ले लेते हैं। चलो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाने वाले अपन, बैलेंस शीट, ठीक है। शॉर्ट में बनाएंगे, टी शेप में। तो उसने बोला था करंट असेट्स हमारी की कितनी है, 3 लाख की है। ये 3 लाख मैंने लिख दिया। उसके बाद बोलता है कि इसकी डबल है हमारी क्या, फिक्स असेट, मतलब वो 6 लाख की डबल हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 4 लाख की। ये हो गया हमारी कितना, 4 लाख। ये हो गया, इन्वेस्टमेंट ले लिया मैंने। और उसने बोला था कैपिटल का आधा है फिक्स असेट, मतलब फिक्स असेट 6 लाख है, तो कैपिटल कितनी होंगी हमारी, 12 लाख होंगी, तभी तो ये कैपिटल का आधा हुआ। तो ये बोलता है कि करंट लायबिलिटीज कितनी की होंगी। आपको पता है बैलेंस शीट दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इस साइड की टोटल कितनी हो गई, 3 और 1 6 9, और 9 और 4 कितनी हो गई, ये 13 लाख। और इधर कितना है, ओनली 12 लाख। मतलब 1 लाख की क्या होनी चाहिए हमारी, करंट लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 लाख की करंट लायबिलिटीज़। आई होप सो आपको समझ गया होगा। नहीं समझने पे आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके। 1 लाख हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल हो गया, अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग provide the framework and accounting policies so that financial statement is different enterprise become comparable। ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंपेयर करने में, कंपेरेबल मतलब कि हम मान के चलिए सब लोग, सब बिजनेस क्या कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है। क्या कर रही है, सब बिजनेस क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रही है, पर सब अपनी अपनी पॉलिसी से कर रही है, सब अपना डिफरेंट पॉलिसी लगा रही है। कोई लीफो यूज़ कर रहा है, कोई फीफो यूज़ कर रहा है, कोई किसी अजम्पशन को फॉलो कर रहा है, कोई किसी अजम्पशन को। तो कंपेरेबल नहीं होगा ना, कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस अच्छा और कौन सा बिजनेस बुरा है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी कंपेरेटिव की बात आती है, तो जो ICI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो बनाए हैं, जो ये फ्रेमवर्क देते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, और ताकि बुक्स को कंपेयर करने में, एक बिजनेस की बैलेंस शीट को दूसरे बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करने में क्या हो, आसानी हो। तो उन्हें क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं तो हम प्रूडेंस को लेते हैं, सबटेंस ओवर फॉर्म को भी लेते हैं, और मर्टेलिटी को भी लेते हैं, मटेरियलिटी को भी लेते हैं, बट हम अकाउंटेंसी को नहीं लेते। इट्स नॉट मैटर कि वो अकाउंटिंग क्या फॉलो करता है, अकाउंटेंसी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आप थोड़ा याद रखेंगे। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा एक फ्रेमवर्क होता है जो बिजनेस को बोलता है कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट मेंटेन करो, ताकि सभी डिफरेंट इंटरप्राइज को क्या किया जा सके, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। बोलता है डेबिट द रिसीवर इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में कुछ रूल्स हैं, जस्ट लाइक अपन बात कर ही लेते हैं उनके रूल की भी।
हम तीन तरीके का अकाउंट मैंने आपको बता चुका था, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इनके रूल की भी बात कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो किसको, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करो, तो गिवर को। उसके बाद ये जो बोलता है रियल अकाउंट बोलता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, अगर कुछ भी आए, व्हाट्स केम्स इन डेबिट मतलब जो आता है उसको क्या करो, डेबिट करो, और व्हाट्स गोज आउट और जो भी जाए उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस है उनको क्या करो, डेबिट करो, और जितनी भी हमारी इनकम है, जितनी भी क्या है हमारी ऑल इनकम, उनको क्या करो, क्रेडिट करो। तो ये रूल है, ये चीज़ आपको पता होंगी क्योंकि आप फर्स्ट 10 में 12वीं में पढ़ के आए होंगे, नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक बार बता दिया हो फिर से। तो बोलता है ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन सा अकाउंट है हमारा, पर्सनल अकाउंट। कैश इज, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अपन ने जब अकाउंट की बात की, तो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से गलत कौन सा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत क्या है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ तो प्रॉफिट निकलता है, ये बात सही है, ये ट्रू है। रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर निकलेगा, ये भी सही है। प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूंगा तो रेवेन्यू निकलेगा, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत क्या है, अगर मैं सेल में ग्रॉस प्रॉफिट को मिला दूं तो क्या निकलता है, मेरा रेवेन्यू निकलता है, ये बात गलत है। आप ये बेसिक चीज़ें हैं, हम आप कवर कर लेना इनको। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बोलता है मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, आस्क्स मिस्टर वाई टू कीप द गुड्स विथ हिम फॉर सम टाइम। तो इस तरीके के डिलीवरी को क्या बोलते हैं, या अब सीधा सीधा हाँ या ना में बात नहीं किया गया है, इसलिए इस तरीके की डिलीवरी को हम बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक डिलीवरी। इस सिंपल कॉन्सेप्ट हियर। इफ नथिंग इज रिटन अबाउट द अकाउंटिंग अजम्पशन, एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो या ना हो पर आया था इसी वीडियो में। इफ नथिंग इज रिटन अबाउट द अकाउंटिंग अजम्पशन वी फॉलो इट्स, तो हम क्या मानेंगे, लिखा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दे हैव नॉट बीन फॉलोड। हम क्या बोलेंगे, नॉट बीन फॉलोड। अगर अजम्पशन के बारे में कुछ लिखाना हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको फॉलोड नहीं हुए। आगे बोला है कि दे आर फॉलो, सॉरी एक्चुअली वो तो उसी का ऑप्शन थे। कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, यह चीज़ आप याद रखोगे फिर से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कैश अकाउंट क्या होता है, तो हमारा रियल अकाउंट होता है। फिर द प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, थोड़ी देर पहले बात हुई अपनी। एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू में से मैं क्या घटा दूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट में ट्रू क्या है फॉल्स क्या है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो चेक कर लेना। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंसेस को घटा दूँ तो क्या निकलता है, मेरा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे हमने देखे थे, तो आप एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना इससे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, बोलता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 नंबर का क्वेश्चन मार्क आउट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। सेल में से कॉस्ट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो क्या निकलता है हमारा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कुछ और नहीं है बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना। क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग साइड की डेबिट साइड में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, ऑक्ट्राय, रॉयल्टीज, जितने भी डायरेक्ट खर्चे इनको प्लस कर दो और वहाँ से क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एक और वे होता है, ये दूसरा वे है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या निकलता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चीज़ आप याद रखेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, इनमें से रियल अकाउंट कौन सा है, तो बिल्डिंग आपको पता है जो रियल में दिखती है इसलिए रियल अकाउंट है बिल्डिंग। कैपिटल पर्सनल है, श्याम भी पर्सनल है, रेंट हमारा नॉमिनल है। बोलता है वैल्यू ऑफ स्टॉक इन अकाउंटिंग फॉलोज द प्रिंसिपल कॉस्ट प्राइस और फ्यूचर इज लेस। तो NRV मतलब जो हमने बात की थी एक कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस मतलब नथिंग विल इल्स, वो हमारी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही होती है। तो इनमें से हम छोटा जो होता है उसी को हम लेते हैं। अब यहाँ मार्केट वैल्यू है,
बेटा जब आप AS2 को फॉलो करते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो NRV के लेके बोलते हैं, हम मार्केट प्राइस को लेके नहीं बोलते, क्योंकि हाँ मार्केट प्राइस ऑप्शन दिया है तो सर आप मार्केट प्राइस को लो, ऐसा बोलोगे। बेटा हम ब्रॉडली अगर बताते तो मार्केट प्राइस बोलते हैं, लेकिन हम जो एक्चुअल वैल्यू लेते हैं बेटा वो क्या होती है, हमारी NRV होती है AS2 के हिसाब से, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है? सैलरी, कमीशन, रेंट, ये रिसीव्ड हो ये पेड हो चलता है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज पर्सनल अकाउंट है, मैं अपने बात कर चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि 50 प्लस, तो ये आपका 50 का टारगेट तुमने कंप्लीट कर दिया। आपने अभी तक वीडियो को कंटिन्यूली देखे हो, इसलिए मैं आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा बोनस, मैं आपको और 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टेलीविजन। ही परचेज 2 एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल इन हिज वेयर हाउस। उसने क्या किया, एक मिस्टर एक्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के डीलर है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और टेलीविज़न खरीदते हैं। उन्होंने ही 2 एयर कंडीशनर खरीदा और शोरूम में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर दिया। तो बोलता है इन द बुक्स ऑफ एक्स कॉस्ट ऑफ 2 एयर कंडीशनर विल बी डेबिटेड टू। अब इन्होंने अपने लिए नहीं खरीदे, हाँ अपने शोरूम के लिए खरीदे हैं। पहली बात, शोरूम में इंस्टॉल किए और बेचने के लिए नहीं खरीदे थे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, हमारी फिक्स एसेट्स। सर आपको याद हो या ना हो, आप बोलेंगे सर आपने बोले थे कार वाला कार खरीदे तो परचेस आएगा, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी खरीदेगा तो परचेस आएगा। बेटा कब आएगा, बट वो जब वो किसी को बेचने के लिए खरीदता है, इसने बेचने के लिए खरीदा नहीं है। अब यहाँ सर कहाँ लिखा है, बेटा देखो इंस्टॉल इन हिज शोरूम, उसने बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए किया है, खुद के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। अगर बेचने के लिए होता तो क्या आ जाता, परचेस अकाउंट आता। इसने खुद ही इंस्टॉल कर लिया, इसलिए क्या आ गया, हमारा फिक्स एसेट्स आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डीलर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2014। इट इज़ एन ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट, नेदर ट्रांजेक्शन एंड और इवेंट। तो ये हमारा क्या है, इवेंट है। अब थोड़ी बात समझ लो, ट्रांजेक्शन यानी क्या होता है, जब हम एक दूसरे को पैसा देते हैं, मतलब 2 व्यक्ति आपस में कोई व्यवहार करते हैं, उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। इवेंट मतलब एक स्पेशल ओकेशन जो बार बार नहीं होता, जो हर बार होता है वो ट्रांजेक्शन। जैसे लाइक सामान खरीदना बेचना, परचेज सेल, ये क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन है। बट इवेंट, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, मेरा बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर का है तो मैं हर दिन ये चीज़ नहीं करूँगा ना, लैंड खरीदना, मशीनरी खरीदना, तो ये मेरे लिए इवेंट हो गया। मतलब जैसे लाइक कि अब मैंने एक्स से क्या खरीदा, थोड़ी बात कर ही लेते, मैंने बी को सामान बेचा, तो ये क्या हो गया, मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने बी को सामान बेचा, ट्रांजेक्शन। अब इवेंट में यही एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने प्रॉफिट कितना हुआ ये कैलकुलेट किया, तो ये मेरा क्या हो गया, इवेंट हो गया। दूसरी चीज़, मैंने मशीनरी खरीदा, बी से क्या किया, मशीनरी खरीदा, तो पहली चीज़ मशीनरी खरीदा बी से, ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरी चीज़, मैं हर दिन मशीनरी नहीं खरीदता ना, तो इसलिए क्या हो गया, इवेंट हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, वो ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि इवेंट को लेके थोड़ा और समझ लो, जैसे इंप्लॉयज़ की स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक होगी तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्या है, हमारा इवेंट है। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। आगे, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू। कौन सा ऐसा अकाउंट बोलता है कि जो डेबिट साइड की टोटल होती है वो क्रेडिट साइड की टोटल होती है। तो डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि दोनों ही क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ असेट्स एट। जब मैंने एक क्वेश्चन आया था हिस्टोरिक कॉस्ट वाला, मैंने वहाँ बताया था कि हिस्टोरिक कॉस्ट किसके ऊपर बेस होता है, हमारा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो ये आ गया, द कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर विद दैट ऑफ अनादर इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने लीफो और फिपो का एक डिटेल एग्जांपल वहाँ पे बताया हो पिछले इसमें, तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे। आई होप सो आपको याद होगा, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बताया हो। फिर भी अगर नहीं समझता तो आपके पास एक और वीडियो मैंने डाल के रखा हो, आप उसे ज़रूर देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ, कब कैलकुलेट करते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं या पोस्टिंग करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं या समराइज करते हैं। जब हम समराइज करते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि इनमें से अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या नहीं है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, पूरी अकाउंटिंग तो इसी के ऊपर बेस घूमती है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। असर्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना ही हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट। और असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस डूब रहा है, अच्छा है, असर्ट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इसी के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर ये तीनों सही है तो एज ऑब्वियस गलत क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट क्या नहीं होगा, तो हमारा डी नहीं होगा। सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विथ टैक्स अथॉरिटीज़, ये हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हाँ, बल्कि ऑब्जेक्ट में आता है पर मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब हमारा अकाउंटिंग इस चीज़ में हेल्प करता है, बट हम इसके लिए अकाउंटिंग नहीं करते। हम इन तीन बातों के लिए, ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से आया है हमारे पास, न्यूमेरिकल। एन असेट्स वाज परचेज ऑफ रुपीज़, थोड़ा जीरो देख लेते हैं, 10 लाख विद द डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख। मतलब 10 लाख की असेट्स खरीदा, 2 लाख का डाउन पेमेंट किया, मतलब जो बिल रिसीवेबल बना मेरे लिए, बिल एक्सेप्टेड, एक्चुअली बिल्स पेएबल बना, कितने का बना, 8 लाख का बना। बिल्स एक्सेप्ट किया मतलब ये बिल्स पेएबल मेरे लायबिलिटी है। तो बोलता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट। पहली चीज़ तो असेट्स कितने से बढ़ जाएंगी मेरी, 8 लाख से बढ़ जाएंगी, और लायबिलिटीज़ कितने से बढ़ जाएंगी मेरी, 8 लाख से बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आया है द रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस आर रिलेट टू। मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड गेंस को। कौन सा अकाउंट होता है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक ही बोलना है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये क्या होंगे, मैच करेंगे आपका, ये बोलता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने आपको जितनी भी बातें बताया वो सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी चीज़ में डाउट आता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आने वाले जैसे हायर परचेज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट वेंचर, इन सब के भी 50 इंपॉर्टेंट MCQ लेके मैं इसी चैनल पे हाजिर होने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके काम के लिए, फर्स्ट ईयर वाले जो भी हो आप, तो जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपका सेमेस्टर है, जो भी यूनिवर्सिटी है, आपके लिए चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। और आपको आगे आके बहुत यूज़फुल वीडियो मैं इसी चैनल पे अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।